इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर भाग 3। इसमें हम शहरी केंद्र से पढ़ेंगे। अभी जो आप बुक पढ़ रहे हो ये 2021 सत्र का है, मतलब ये 2021 में पॉपुलराइज हुआ था वो किताब है। लेकिन आज के किताब में बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, इसलिए मैं पुराना बता रहा हूँ जिसमें टॉपिक बहुत सारे हैं। जानकारी के लिए पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ो। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो जो शहर के तरफ जाता है शहर के केंद्र में, तो उधर चले तो सामान्यतः लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य है। मतलब उधर के साइड में पुरातात्विक साक्ष्य कम मिले, मतलब हमारे खोजकर्ताओं को बहुत कम चीज मिला है। पुरातात्विदों ने कुछ स्थानों जिसमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोने भी शामिल है उसी में, और उसमें परिकृत चीनी मिट्टी पाई है। और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते होंगे, इसीलिए यहाँ पर चीनी मिट्टी है। देखो, इतिहासकार जितने भी थे, चाहे हमारे ये खोजकर्ता थे, पुरातात्विक विभाग के लोग थे, इन्होंने वही कहा जो इनका मन माना। इतिहास गवाह है कि पुरातात्विदों में भी विद्रोह हुए हैं। एक पुरातात्विक ने जो बोला था बात, उसको 30 साल बाद उसी टीम के लीडरों ने उसको मतलब सबूतों के साथ उसको पेश किया, और उसके पास भी वही सबूत था जो सबूत के साथ 30 साल बाद उसको पॉपुलराइज किया गया। तो ये घटिया मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो इसमें इन लोगों की वजह से ऐसा कुछ भी बताया गया जिसके वजह से हमारा भी मस्तिष्क घटिया की तरफ चला जाए। इसलिए आप सुनो, पढ़ो, समझो, लेकिन करो वही जो आप उससे समझ सकते हो। जो आपका दिल करे वही करना। किताबी नॉलेज कुछ नहीं होता। किताबी नॉलेज बस रेंगने के लिए काम आता है। उड़ना सीखना है तो अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। ना कोई टीचर पढ़ाएंगे, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना स्कूल, ना कोई गुरु, ना कोई शिक्षक। उड़ना है तो खुद सीखो, और नहीं तो नीचे तो रेंगते रहिए जाओगे कीड़े मकोड़े जैसा। अभी हम पढ़ रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, बुक है भारतीय इतिहास भाग 2। तो यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला, मतलब मुस्लिमों का मोहल्ला, तो मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। यहाँ पर जो मकबरा है, मस्जिद है, उनके अलग अलग काम है। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है, क्योंकि जो हमें हम्पी से मिला है मंडप का क्षेत्र, वही टेक्निक, वही तकनीक इन लोग इस्तेमाल करके अपना सब गुंबद बनाना चालू कर दिया। इस्लामी, जिसको इंडो इस्लामिक सभ्यता बोला जाता है, इंडो इस्लामिक कला बोला जाता है। आप ध्यान दोगे तो भारत में ऐसा बहुत सारा मंदिर है जो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, लेकिन वहां पर जो मस्जिद बनाए गए हैं वो सब मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, और ठीक मंदिर के सामने सामने मस्जिद बनाया गया है। मतलब तुम्हारे पास उतना जगह था, जो वहां पर जो करो, तांडव करो, जो करना है सो करो भैया, उतना जमीन था, तुम वहां पर बना लेते। नहीं, ये पटीदारी, ये बराबरी का मामला है भैया। इसीलिए लोग दंगा के चपेट में आते हैं, मरते हैं। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तुम बदलना नहीं चाहते, वो तुम्हें बदलना नहीं चाहते। तुम बदलोगे तो तुमको बदलेंगे, नहीं बदलोगे तो जाओ मरो, ऐसे रेंगो कीड़े मकोड़े जैसा। आगे देखिए, सामान्य लोगों के आवासों, सामान्य लोग मतलब हम आप जैसे लोग, ये सामान्य लोग में आते थे। हमारे घर जो अब अस्तित्व में नहीं है, उस जमाने में जो सामान्य लोग थे, आम आदमी, उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है, किसी के बारे में मालूम नहीं चलेगा, केवल राजा महाराजा राजकुमारों के बारे में ही मालूम चलेगा। और उनका 16वीं शताब्दी, और उन सभी का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा एक यात्री था जिसने अपना वृतांत लिखा था, डायरी लिखा था। उससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तब बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। छप्पर मतलब क्या? मरई का होगा, नहीं तो खपरौल का होगा।
पर फिर भी सुदृढ़ है, मतलब फिर भी खड़ा है, अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है, और बहुत बड़ी लंबी गलियों में ये सब व्यवस्था के अनुसार उसको बनाया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, धुंधला दिख रहा है क्योंकि धुंधला ही है। उत्खनित पटरी का एक भाग है ये, जहां पर किसी चीज का मतलब किसी चीज को बनाया जा रहा है। और ये बगल में आप देख सकते हैं, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं, शायद बिना काम के होंगे इसीलिए फेंक दिया गया होगा। उसके नीचे आ जाओ तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण इंगित करते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो हुआ वो हमें बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, बहुत से छोटे पूजा स्थल छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित किए गए थे। और ये प्रचलन की ओर संकेत करता है कि हमारे देश में इतना ज्यादा सांस्कृतिक प्रचलन था। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोतों का कार्य करते थे। जो जलाशय हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, उसी के अनुसार और उसी के वजह से हमें पानी मिलता था पीने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए पानी मिलता था। अकबर के काल में एक विष कन्या हुआ करती थी, और उस समय विष कन्या बनाए जाते थे, मतलब उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। बाद में वो बहुत ज्यादा जहरीली हो जाती थी, क्योंकि उनके ब्लड में, उनके टिश्यू में, मतलब उनके शरीर के हर अंग में जहर को फैला दिया जाता था। अगर किसी को चूम ले, काट लेवे, चाहे आप उसका जूठा पी लो, तब भी आप मरोगे। तो इस तरह का उसकी प्राकृतिक बनावट हो जाती थी। तो विष कन्या का इस्तेमाल लोग राजाओं को मारने के लिए किया करते थे। लेकिन एक कहानी है अकबर के समय में कि एक विष कन्या को उसी कुआं में फेंका गया, जिस कुआं का पानी उसने पिया, उसके वजह से लाखों नहीं, सैकड़ों लोग मारे गए थे। कंप्लेन आया था अकबर के दरबार में, और उसी कुआं में उसको धक्का दे दिया गया, मर तो उसी में रहेगी, और उसी में उसको मर दफना दिया गया। और ऊपर से पूरे अच्छे तरीके से मिट्टी सजा दिए गए कि भैया इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, तुम इसी समाधि हो गया तुम्हारा इसमें। तो ये कहानी है, सही है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन विष कन्या वाला कहानी सही है, ये पूरा होता था, उस समय था। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है, हमें मालूम चलता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय, तो कुएं का इस्तेमाल बरसात के पानी वाला जितना जलाशय था, तालाब था, पोखरा था, कुंड भी बोलते थे उसको, तो उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे पानी के लिए। आप नीचे देखोगे, ये तस्वीर आप देखो यहाँ पे, तो विजयनगर में एक मस्जिद है। शुरुआती काल में मस्जिद ऐसे बना था विजयनगर में, जो 1500 ईस्वी की बात है। तो समझो 1500 ईस्वी में ऐसा बनता था, उधर ऐसा मस्जिद होता था, तो आज इतना खल विखल का मस्जिद कैसे बनने लगा। 4 नंबर, राजकीय केंद्र। राजकीय वो केंद्र जाने के लिए कहाँ पे, आपके राजधानी में जाने के लिए, तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र जो था, सारा कामकाज का केंद्र, वो बस्ती के दक्षिण या पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम भाग में ही स्थित होता था, विजयनगर का। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। सुस्पष्ट तरीके से देखा जाए तो स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना, मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना, मतलब उसके रख रखाव के लिए, उसको बनाने के लिए पैसा देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। शासक देते थे उसके रख रखाव के लिए। जो इन देव स्थानों पर, जो इन सभी देव स्थलों पर प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। इसी वजह से उनको सुरक्षा देना हर राजा का कर्तव्य था कि भैया हम मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि हम अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यमों से अपनी सत्ता को स्थापित करना तथा
वैधता प्रदान करने का प्रयास राजा करते थे, और करना ही था, क्योंकि जब जनता मानती है भगवान को तो तुम कौन होते हो नहीं मानने वाले। तुम नहीं मानते हो तो तुम वहां पर रहने के अधिकारी नहीं हो, तुमको हटा दिया जाना चाहिए। जनता जो मांगे पूरा करो, नहीं कर सकते भाड़ में जाओ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड। लगभग यहां पर बात आ जाती है, लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। 30 ऐसे ऐसे संरचना है जिसका पहचान महलों के रूप में किया गया, मतलब वो महल कभी था। और ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्य से संबंध नहीं होती है, अनुष्ठानिक कार्य से संबंध नहीं होती है उनकी, क्योंकि मंदिर का स्ट्रक्चर, मंदिर का बनावट, मंदिर का बनावटी ढांचा वो अलग होता था और बाकी सब अलग होते थे, लेकिन सब में परिवर्तन तो था, अंतर भी था। विजय का एक भवन यहाँ पर देखो, सभा मंडप। उसके पहले ये बता दो, इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था, एक अंतर भी था इन मंदिरों और संरचनाओं के बीच में, कि मंदिर पूरी तरीके से राजगिरी, मंदिर पूरी तरीके से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मोत्तर भवनों की जो अधिरचना जो थी, उसकी नींव जो थी बिकारी वस्तुओं से बनाई जाती थी, मतलब ईंट पत्थर से बनता था, छोटा छोटा पत्थर काटकर। लेकिन जो मंदिर था बड़े बड़े पहाड़ को काटकर, बड़े बड़े पत्थर को काटकर मंदिर बनाए जाते थे। महानवमी डिब्बा पढ़े उसके पहले विजय का एक भवन पढ़ लेते हैं, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा दी जाती है। और उसके विषय में वह लिखता है, क्या लिखता है देखो यहाँ पर। और महानवमी डिब्बा जो है, ये नाम नहीं है, शायद ये नवरात्रि की जो पूजा होती है नवमी, तो उसी को महानवमी बोला जा रहा है, और उस पूरे काल को डिब्बा। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच हैं, सुंदरता से चित्रित, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। और ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, ठीक है, जहां मूर्तियों का एक पूजा स्थल है और एक अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राजा का हिंसासन खड़ा हुआ है, राजा का उस वहां पर सिंहासन वहां पर बनाया गया है। जैसे मैं नीचे आप देख सकते हो, नीचे जो पूरा चरखुट्टा दिख रहा है उस पर ही सिंहासन हुआ करता था। और मुकुट तथा राजकीय पायल, मुकुट तथा वहां पर राजकीय पायल को भी रखा जाता था। ये तस्वीर देख सकते हो महानवमी डिब्बा का है। अच्छा, महानवमी डिब्बा एक क्षेत्र का नाम, एक जगह का नाम है, जिस तीर्थ स्थल हो गया तो उसका भी एक नाम है महानवमी डिब्बा, जिस पर बहुत से रामायण और पूजाओं के बारे में लिखा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हो, महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र। ये आपको नीचे के साइड में बना, जो आपको नीचे जो यहाँ पर दिख रहा है ना पत्थर, तो ये पत्थर पर सब उकेरे गए हैं, इसको बनाए गए हैं, तो इसीलिए खास बनता है। तो महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्य के आधार पर किया गया है। किसी भी भवन का नामकरण उसके काम और उसके महत्व के आधार पर ही रखा जाता था। राजा का भवन मतलब उनका महल नामक संरचना अंतः क्षेत्र में, मतलब सबसे बीच में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। और इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच है, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप, जहां पर सभा बुलाई जा सकती हो, महानवमी डिब्बा, जहां पर लोग जाकर अपना बात बता सकते हैं, तो उनको अलग अलग नाम से अलग अलग कामों की वजह से जाना जाता था। पूरा क्षेत्र जो था ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था और इसके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है। सभा मंडप क्या है? एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के खंभे के लिए छेद बने हुए हैं, जिनमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी हुई है, लकड़ी के स्तंभ पर ही दूसरी मंजिल को टिकाया जाता था। तब तक जानने के लिए यहाँ पर लिखा है
तक मतलब दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। अब बिना सीढ़ी का लोग कैसे चढ़ेगा जी, कुछ भी का सीढ़ी तो चाहिए। स्तंभों के लिए दूसरे से बहुत पास पास स्तंभों के लिए दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचा होगा। यहाँ पर समझो आप कि स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने के कारण बहुत कम खुला जगह बचा होगा, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। तो ये कोई बता नहीं सकता कि यह मंडप क्यों बनाया गया होगा, लेकिन मंडप बना था ये तय है, ये सही है और ये सही ही है, क्योंकि मंडप बना था किसी न किसी कारणवश बना होगा। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है महानवमी डिब्बा, और यह भी एक आता है महानवमी डिब्बा जो है सबसे ऊंचे स्थान पर आता था। और एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 14 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मतलब नहीं समझे, लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार, समझो कि बहुत बड़ा चौलाई इलाके में है, और 40 फुट की ऊंचाई है, मतलब 4 तल्ला, कितना 4 फ्लोर, 4 तल्ला उतना उसका हाइट है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था। यहाँ पर पटा ही है, तो यहाँ पर पटा पड़ा था, मतलब जो यहाँ पर दृश्य बनाए गए हैं इसके दीवालों पे, इसके नीचे नीचे जितना भी आपको सामने दिख रहा है, इस पर जो दीवार बनाए गए हैं, ये तरीके से दीवार नहीं, इसको सजा सजा कर बनाया गया है। तो यहाँ पर सब चित्र को उत्कीर्ण किया गया है, चित्र को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो शायद यहाँ पर कुछ ऊपर नाटक होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, तभी तो इसको बनाया गया है ना। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान, ये जितने भी संरचना है इससे जुड़ा अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मौसम में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जिसे दशहरा उत्तर भारत में कहते हैं। तो मतलब समझो तो आप, दशहरा मनाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए आप रामायण महाभारत का बहुत सारा चित्र आपको यहाँ पर महानवमी डिब्बा पर देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर बिहार में हम उसको दशहरा बोलते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा बोलते हैं, और नवरात्रि और महानवमी प्रदीपीय भारत में बोला जाता है, पूरे भारत में बोला जाता है। महानवमी, नवमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये सब आते हैं। तो इन नामों से हर इलाके में जाना जाता है। और महानवमी शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है महान नवा, यहाँ पर नवान हो जाएगा। महान नवा मतलब नया कुछ, और बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा एक तरीके से जुलूस, जश्न। तो नवा कमल महल का एक खरा रेखा चित्र है यहाँ पर, लेकिन ये महान नवा का ये मतलब नहीं है। अब महान नवमी के बारे में एक और बताया जा रहा है कि उसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर कमल महल का एक खरा होना। तो कमल महल के बारे में आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कमल महल के बारे में जानो। ये महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र है जो आपको रामायण की याद दिलवा देगी, वानर सेनाओं की याद दिलवा देगी, राम की याद दिलवा देगी, घोड़ा की याद दिलवा देगी, और बहुत सारे अन्य सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं। खरा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उधर्व अवलोकन होता है। खरा रेखा चित्र जो है मतलब जो हमारा पहले से बना हुआ है, एक तरीके से वो हमारे लिए साक्ष्य है, सबूत है, हमारा इतिहास है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने बनाकर गया, और यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते हैं। उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। मेहराबों को ध्यान से देखिए। मेहराब कौन सा? ये ऊपर वाला इलाका। तो मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित थी। मतलब इंडो इस्लामिक तकनीकों की वजह से इसको बनाया गया है, वैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको एक तरीके से महान दिवस के रूप में मनाया जाता था।
और उसके अवसर पर निष्पादित किया जाता था कि भैया ये है, ये है, ये है, फलना है, चिलना है, बस हो गया। इस अवसरों पर ये जो यहाँ पर प्रदर्शन होता था, तो इस अवसरों पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी इस पूजा में। और नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही में प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के यहाँ पर प्रमुख आकर्षण थे। क्योंकि यहाँ पर आकर्षण क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पर हाथियों का बाजार लगता था, हाथियों का जुलूस, जानवरों का जुलूस, सिपाही का जुलूस, तो ये सब शोभा यात्रा निकलता था, नृत्य होता था, कुश्ती होता था और सारे प्रतिस्पर्धा होते थे, जिसके वजह से इन लोगों को मजा आता था। इसलिए यहाँ पर लोग आते थे, दूर दराज के लोग आएंगे और यहाँ पर पूरा व्यापार को बढ़ा दिए। और इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। और क्या सांकेतिक अर्थ थे ये जानो। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में नियोजित, यहाँ पर उनको बुलाया जाता था, खुले मैदान में उनको आयोजित भव्य समारोह में, जो समारोह चलता था तो भव्य समारोह में निरीक्षण करता था कि भैया कौन कौन क्या क्या है, कैसा नहीं है। और इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियमित कर भी लेकर आते थे राजा को देने के लिए। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान जो है सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। और राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। क्योंकि बाकी सब संरचनाओं के बारे में, राजकीय केंद्र के बारे में नहीं पता, वो संरचना किस लिए बना। उसी के याद में जो हम्पी का है, जो कमल महल हो गया, कमल महल के ऊपर जो महानवमी डिब्बा हो गया, तो इनका अस्तित्व क्या था, इसको किस कार्य वर्ष बनाया गया था, ये अंदाजा नहीं लगा सकता लोग कोई। हाँ, ये कमल महल के बारे में तो पता है कि उसमें राजा रहा करते थे, आकर कभी कभी रहते थे, लेकिन ये जो महानवमी डिब्बा था उस पर होता क्या था ये किसी को पता नहीं है। ये अनसुलझा एक पहेली है जिसको कोई सुलझा नहीं पाया है। कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्र है कि पिलर के अनुसार देखो ये किस तरह आकृति उस पर बनाया गया है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन को देखिए, यहाँ पर जो राजकीय केंद्र में बने हुए हैं। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस कमल है, मतलब लोटस महल है, जिसको कमल महल के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिसका यह नामकरण जो है 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। अंग्रेज यात्रियों ने ही इसका नामकरण किया कमल महल, लोटस महल के नाम से। हालांकि देखा जाए तो यह नाम जो है निश्चित रूप से रोमांचक है, बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बनाया गया था और कमल महल किस कार्य के लिए बनाया गया था। इतिहासकार भी इसके बारे में नहीं बोल पाते हैं। यही कमल महल का दृश्य है जो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो तो लगाओ, और नहीं लगा सकते हो तो बताओ। मैं भी नहीं लगाता, और मैं जितना लगाया हूँ अंदाजा, उतना में साफ मालूम चलता है कि यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम हुआ करता था, जहाँ पर चार तरफ से लोग बैठते थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और साइड से आम लोग बैठकर वहां पर देखते थे। और नहीं तो ये कमल महल किसी का घर होगा, इसमें वो रहते होंगे
और क्या कमाल की जिंदगी होगी जो इसमें रहता होगा। आगे की बात चली तो यहाँ पर ये नीचे आप जो तस्वीर देख रहे हो, ये हाथियों के रखने के लिए क्या था, अस्तबल था, हाथियों का अस्तबल था। और उसका मैप यहाँ पर दिया गया है, अस्तबल का नक्शा यहाँ पर बनाया गया है, कैसा कैसा नक्शा होना चाहिए। पीछे छोटा दीवार, आगे बड़ा गेट, पीछे छोटा सा एक गेट, छोटा सा रास्ता, आगे बड़ा बड़ा एकदम विशाल विशाल दरवाजा जिसमें से हाथी जा सके, हाथी अपना सब काम कर सके। सुझाव यहाँ पर यह होता है कि मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है, और यह है कि यह परिदृश्य सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से जो उनको परामर्श देते थे उनसे मिलता था। ये यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मिलने के लिए ही उसको बनाया गया हो। हालांकि अधिकांश मंदिर जो है धार्मिक केंद्र में स्थित थे, धार्मिक केंद्र में बदले गए थे, धार्मिक केंद्र के ही नाम से उसको जाना जाते थे, चाहे कोई भी वहां पर मंदिर हो, धार्मिक मंदिर। लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे, राजकीय केंद्र में कई लोग थे जो ये सब चीज देख रहे थे, सब चीज कर रहे थे। और इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को, जो इसमें से बहुत ज्यादा दर्शनीय को हजार राम मंदिर एक मंदिर का नाम है, जहां पर अनेकों रामायण के कुछ यहाँ पर लिखित परिणाम वहां पर मिलता है, और चाहे उनके फोटो बना दिए गए हैं, वहां पर चित्र को उत्कीर्ण कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो हजार राम मंदिर, ये आप देख सकते हो, हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला, यही हजार राम मंदिर है। बहुत ज्यादा सोच समझ के इसको बनाया गया था। तो हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः देखा जाता है इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था, बाकी लोग नहीं करते थे। और बीच का जितना भी वह देवस्थल जो था, तो देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, चोरी कर ली गई है। चोर बहुत होते थे, सब चोरी कर लिए, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां जो है सुरक्षित है। और इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिया गया कुछ दृश्यान्त यहाँ पर दृश्य दिया गया है, जो वहां के मंदिरों से लिया गया है। अरे ऐसे करना भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो भैया धीरे धीरे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, और सोचोगे कि एक बाइक बढ़ेंगे तो एक बाइक कभी नहीं बढ़ पाओगे। शहर पर आक्रमण के पश्चात जब शहर पर आक्रमण हुआ तो विजयनगर साम्राज्य की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। पर नायक ने महल नुमा संरचना जो था ना, उसके निर्माण की परंपरा को जारी रखा, और इसमें से कुछ भवन आज भी अस्तित्व में है, जो उस समय के राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, सामने तस्वीर आपको दिख रहा है ना, ये जो है मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये मदुरई का सभा मंडप है, अंदर वाला भाग। और इसके कलाकृतियों को देखो, कितना कमाल का खास बनाया गया है भैया। और कौन से साइंटिस्ट हुआ करते थे जो इतना खास मूर्ति बनाया कर रहे हैं। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन, मैं इसको बताता इसी में बताता, लेकिन ये अलग यहाँ पर श्रेणी हो जा रहा है, अलग यहाँ पर विषय ही हो जा रहा है, टॉपिक एक तरीके से। तो इसको अलग में ले चलते, दूसरे में ले चलते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमें कमेंट कीजिए ना सर, तुरंत कीजिए, आपको बताया जाएगा पूरे डिटेल्स बाय डिटेल्स। अगले अध्याय में अगले भाग में हम पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र और राजधानी का चयन, अनेकों प्रकार के अभी और भी है विजयनगर साम्राज्य के, और दूसरे दूसरे राज्य के चित्र बाय चित्र यहाँ पर दिखाया गया है कि आप उससे समझ सको। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।